अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दी 14th लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। आज के इस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर्स और चेकलिस्ट के बारे में जानना है कि सॉफ्टवेयर के अंदर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, चेकलिस्ट क्या होती है, स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स किस किस्म के होते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखें कि चेकलिस्ट क्या होती है, उसका सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के अंदर क्या किरदार है, क्या अहमियत है, हमें कब उसकी ज़रूरत पड़ती है, और उसका एक सैम्पल भी हम देखेंगे कि ये जो है ना चेकलिस्ट हम बनाते होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो किस किस्म की होती है। सैंपल के दौरान मैं आपको एक सैंपल भी जो है ना वो वीडियो के लास्ट में जो है ना वो दिखाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लैंग्वेज, कि जिस किस्म की हम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होंगे तो सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर होगा वो उसी पर डिपेंड कर रहा होगा। बेसिकली सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या देखते होते हैं, हम लोग ये देखते होते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसका कोड किस किस्म का होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है, और उसके अंदर हम जो प्रोग्रामिंग करने जा रहे होंगे वो प्रोग्रामिंग किस किस्म की होगी। उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से, उस अप्रोच के हिसाब से हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। डिज़ाइन भी हमें उसी हिसाब से क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसके बारे में उसी तरह से जो है ना एनालिसिस उसका परफॉर्म करना पड़ता है। तो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर के अंदर। सो अगर हम प्रोसीजरल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, स्प्लिट द सिस्टम इनटू प्रोसीजर्स एंड फंक्शन। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास कोड होता है वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस के अंदर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो देन उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जो हमारा कोड है वो डिवाइड होता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है ना वो हमारा कोड डिवाइड हो जाता है। उसके अलावा प्रोग्राम्स आर बिल्ड फ्रॉम कंबाइनिंग दीज टेक्निक्स इन वेरियस पैटर्न्स एंड क्वांटिटीज। ये जो हमारा प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं वेरियस टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट पैटर्न्स के थ्रू, क्वांटिटीज के थ्रू जो है ना हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते होते हैं। तो अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स के। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या होते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो किसी सॉफ्टवेयर का बेसिक स्ट्रक्चर आपकी नज़र में, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपने माशाल्लाह से जो है ना इस वक्त 3 साल गुजार लिए यहाँ पर, डिग्री की है आपने माशाल्लाह से, तो आपका जो है ना इस वक्त 7वां सेमेस्टर है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट जो है ना सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन वैलिडेशन के हवाले से जो है ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 पढ़ा होगा आपने, उसमें भी देखा होगा। इसके अलावा प्रोग्रामिंग के बहुत से सब्जेक्ट पढ़े होंगे, उनके अंदर देखा होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या होते हैं। जो आप प्रोग्रामिंग करते होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते होते हैं तो उसके अंदर आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते होते हैं, उसका डिज़ाइन बनाते होते हैं, देन उसके कोडिंग के बारे में आप सोचते होते हैं, उसका पूरा का पूरा मैप बनाते होते हैं, और मैप बनाकर देन आप क्या कर रहे होते हैं, उसको प्रोग्राम कर रहे होते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ देखी जाती है वो होती है सीक्वेंस, कि एनी कलेक्शन ऑफ कोड स्टेटमेंट दैट आर परफॉर्म्ड वन आफ्टर द अदर। कि जब कोड लिख रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम एक कोड के बाद दूसरा कोड कर रहे होते हैं, दूसरे के बाद तीसरा कोड, डिफरेंट। अगर इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसके अंदर कहते हैं एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट। तो हम बैक टू बैक जो है ना वो इवेंट्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं, कोड को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उसका सीक्वेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। उसके अलावा सिलेक्शन की अगर बात करें, अ डिसीजन और कंडीशनल स्टेटमेंट हुज रिजल्ट लेट्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ कोड स्टेटमेंट और एन अदर। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी हुई है आप लोगों ने, इफ एल्स पढ़ा हुआ है, एल्स इफ पढ़ा हुआ है, नेस्टेड इफ पढ़ा हुआ है, स्विच केस पढ़े हुए हैं। तो उनके अंदर क्या करते होते हैं हम लोग, वैसे यही काम करते होते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ठीक, नहीं है तो दूसरी एग्जीक्यूट करवा दो, ठीक है। तो सिलेक्शन के अंदर हम यही चीज़ देखते होते हैं। उसके अलावा आइट्रेशन की अगर बात करें तो आइट्रेशन में क्या होता है कि लूप्स जो है हमारे पास वो आइट्रेशन में आती होती हैं, जैसे वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, हमारे पास फॉर ईच लूप, ये सारी क्या है, आइट्रेशन है। कि जहाँ पर हमें एक ही काम को अगर हमने मल्टीपल टाइम जो है ना परफॉर्म करवाना है, वो एक ही काम नहीं होता, बेसिकली हमारे पास मल्टीपल डेटा आ रहा होता है। तो मल्टीपल डेटा को हमने अगर किसी एक डेटा टेबल के अंदर स्टोर करवाना है डेटाबेस से लेकर, तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसे हम लूप के थ्रू भी वहाँ पर भिजवा सकते हैं, या वैसे ही हम डायरेक्टली फैच करके सिलेक्ट की क्वेरी के थ्रू डेटा टेबल स्टोर करवाते हैं। जब हम उसको स्टोर करवाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक फॉर्म पर 10 आपके जो है ना रोज हैं, आपने 10 की 10 रोज डेटाबेस के अंदर सेव करवानी है। अब 10 रोज के लिए आप क्या 10 क्यूरीज
लिखेंगे आप? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम क्या कर लेते हैं फिर, अगर हम क्यूरी एक ही लिखते होते हैं लेकिन डेटा को हर बार क्या हम हर रो से हर बार फेच करवा के हम क्या करवा रहे होते हैं, डेटाबेस के अंदर पास करवा रहे होते हैं। तो वो हम क्या काम करवा रहे होते हैं, बेसिकली लूप हम वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद हम प्रोसीजरल स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो प्रोसीजरल जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल्स हम क्रिएट करते होते हैं और हर मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट जो है ना कोड करते होते हैं, डिफरेंट हम सेक्शन जो है ना वो वहाँ पर मैनेज करते होते हैं। उसके अलावा प्रोसीजर्स की बात करें, परफॉर्म रीयूजेबल एक्शंस के प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते होते हैं, एक प्रोसीजर बना दिया हमने, एक एक्शन बार बार अगर परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपली उस प्रोसीजर को कॉल कर लेते होते हैं और वो एक्शन क्या हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है। हमें उसके लिए बार बार कोड नहीं करना पड़ता। उसके अलावा फंक्शंस की अगर बात करें तो फंक्शन क्या होते हैं, जनरली हम फंक्शन इस्तेमाल करते थे मोस्टली कि एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर जो है ना एडिशन परफॉर्म करवानी है और पैरामीटराइज आप एक फंक्शन बना लेते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं एक कोड लिख देते हैं एडिशन का कि जो भी इनके पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास होकर आ रही होगी वो क्या होगी आपके पास जो वो सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर आ जाएगी और वहाँ पर एडिशन परफॉर्म हो जाएगी। अब आपने अगर 10 जगहों पर भी एडिशन परफॉर्म करनी है तो क्या होगा, सिंपली वो एक फंक्शन आपने कॉल करवाना, उस फंक्शन के थ्रू आप क्या कर लेंगे, एडिशन परफॉर्म हो जाएगी। आपको बार बार सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी। उसके अलावा प्री डिफाइंड कोड की अगर बात करें तो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम बहुत सारे टास्क जो है ना परफॉर्म करते हैं। लाइक आप लोगों ने C++ में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन पढ़े हुए हैं, लाइक getch का फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन जिनके अंदर जो है ना कोड जिनका ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर जो कंपाइलर होता है, जो IDE होता है उसके अंदर ऑलरेडी उसका कोड मौजूद होता है। आपने उसका कोड नहीं करना होता, जस्ट फंक्शन कॉल करते हैं और वो कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्स की बात कर लें हम, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम सुनने से ही हमें आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्लासेस होंगी, उनके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होंगे, फिर उसमें हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इनकैप्सुलेशन का जो है ना कॉन्सेप्ट आ जाता है, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम क्या कर देते हैं, इन कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है ना कोड राइटिंग करते होते हैं। हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है वो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हम सॉफ्टवेयर बनाते होते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, क्लासेस होती हैं। क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस हमारे पास वो मेन सेक्शन होता है जिसके अंदर फर्दर हमने कोई फंक्शन बनाना होता है या फर्दर हमने कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, वो हम क्या करते हैं, क्लासेस के अंदर करते होते हैं। इसका क्लासेस का फायदा क्या होता है कि अगर एक हमने टास्क परफॉर्म करना है, सपोज कोई भी स्पेसिफिक टास्क है, वो टास्क हमारे पास बार बार परफॉर्म होना है, तो हम क्या करते हैं, उस टास्क को एक क्लास के अंदर जो है ना वो हम काम कर लेते हैं वो वाला, और उसके बाद नेक्स्ट जहां पर भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, सिंपली उस क्लास को कॉल करके उस क्लास के स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं जिस फंक्शन के थ्रू हमने वो टास्क परफॉर्म करवाना होता है। और इस तरह से वो क्या हो जाता है, हमारे पास हमारा टास्क भी परफॉर्म हो जाता है और कोड ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाती है और हमारे सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी भी है वो भी इंक्रीज हो जाती है इसके थ्रू, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के थ्रू। सो क्लासेस अ प्रोग्राम बिल्डिंग ब्लॉक विच प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनाना है उसके लिए जो टेम्पलेट हमें प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, क्लास करती होती है। अ क्लास कंटेन्स बोथ डेटा एंड फंक्शंस दैट डिस्क्राइब अ रियल वर्ल्ड थिंग। तो ऐसा ही है कि क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा भी मौजूद होता है और फंक्शंस भी मौजूद होते हैं जो कि हमारी रियल वर्ल्ड थिंग चीज़ें जो होती हैं, रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन जो होती हैं, थिंग्स जो होती हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स की बात करें, अ कंक्रीट इंस्टांस ऑफ अ क्लास कंप्लीट विद इट्स ओन पर्सनल डेटा, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंक्रीट इंस्टांस होता है किसी भी क्लास का जो कि कंप्लीट होता है अपने सेल्फ डेटा के थ्रू, कि उसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या करते होते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लास है, अगर मुझे उस क्लास को कॉल करवाना है तो मैं क्या करूंगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जिस भी जगह मुझे उस क्लास को कॉल करवाना है तो मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बना के क्या करूंगा, मैं उस क्लास को कॉल करवा लूंगा। और अगर मुझे उस क्लास के किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करवाना है तो तब भी मैं क्या कर सकता हूं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस क्लास के उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको इजीली कॉल करवा सकता हूं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को जावा पढ़ाई थी, तो जावा के अंदर मैंने आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें तकरीबन बता दी थी कि क्लासेस किस तरह से जो है ना काम करती हैं, ऑब्जेक्ट्स किस तरह से काम करते हैं। तो अगर आपके माइंड से कॉन्सेप्ट स्किप हुए हैं तो आप एक दफ़ा एक काम करें कि वो लेक्चर्स जो है ना एक दफ़ा आपके पास नोट हुए हुए होंगे, उनको रिकॉल कर लें। रिकॉल करने से क्या होगा कि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस जो है ना वो भी समझ आ जाएगा और किस तरह से ये काम करते हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रिप्रेजेंट आइदर फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल थिंग, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो या
तो फिजिकल चीज़ों को जो है ना वो डिफाइन कर रहे होते हैं, और या फिर क्या है कॉन्सेप्चुअल थिंग्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। इसके फॉर एग्जांपल कस्टमर्स, बुक्स, लोन्स। अब ये क्या है, कस्टमर क्या है, बुक्स क्या है, बुक्स क्या है, एक फिजिकल चीज़ है, कस्टमर भी क्या है, एक फिजिकल चीज़ है, लोन क्या है, वो मनी है, ठीक है ना, तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो फिजिकल भी है। लेकिन अगर आप जैसे आजकल ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ई बैंकिंग के थ्रू अगर आप जो है ना लोन पे कर रहे हैं, या आपकी कुछ ऐसी कंडीशंस है आपकी कंपनी में कि वो सारा काम ई बैंकिंग के थ्रू होता है, तो देन उस केस में क्या हो जाएगा, वो एक कॉन्सेप्चुअल थिंग ही है। जैसे कि आपके पास बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट है। अब बिटकॉइन क्या है, एक तरह से जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल थिंग है, फिजिकल मनी नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल है। तो ऐसी चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मैनेज कर सकते होते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन की अगर बात करें, द ऑब्जेक्ट्स यूजर्स नो नथिंग अबाउट हाउ द डेटा इज मैनिपुलेटेड इनसाइड द ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या कहते हैं, जब हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करते होते हैं तो यूजर जो होता है वो उस फंक्शनलिटी से अनअवेयर होता है कि जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो काम हो रहा है बैकएंड पे, वो किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका सारा प्रोसीजर क्या, यूजर को उसका नहीं पता, उसको बस ये नजर आता है कि हाँ जी काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस मेथड के थ्रू हो रहा है, उसको इस चीज का आइडिया नहीं होता। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक चेकलिस्ट का, कि चेकलिस्ट क्या होती है। तो चेकलिस्ट बेसिकली फंडामेंटल एलिमेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। जब भी आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, चेकलिस्ट बनानी पड़ती है। उस चेकलिस्ट में हम डिफरेंट जो है ना चीज़ों को देखते होते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे वो कौन कौन सी होंगी, उनके अंदर फर्दर हमारे पास कौन कौन से सब पार्ट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ देख रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। बेसिकली SRS का नाम आपने सुना हुआ होगा। SRS एक डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना मैनेज कर रहे होते हैं, ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमने किस तरह से परफॉर्म करनी है। इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ टेस्ट दैट हेल्प टू डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर डेवलपमेंट। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है क्या वो डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है या नहीं है। अगर हम जिनके जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं चेकलिस्ट के थ्रू हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ जी ये वाला टास्क सही परफॉर्म हो रहा है, ये वाला टास्क भी सही परफॉर्म हो रहा है, तो उसके थ्रू हमें आइडिया होता है कि अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए ओके है या नहीं। अगर नहीं है तो इसमें किस किस्म की चेंजिंग हमें रिक्वायर्ड है और कहाँ कहाँ चेंजिंग रिक्वायर्ड है, देन हम उसमें वहाँ पर वो चेंजिंग परफॉर्म करके हम क्या करते हैं, उसको अगेन चेकलिस्ट के थ्रू मैच कर लेते हैं और देन उसको चेक कर लेते हैं कि वो डिप्लॉयमेंट के लिए अब ओके है या नहीं है। अच्छा, इतना ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली इसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि चेकलिस्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि हम जब पूरा एक एप्लीकेशन बना लेते होते हैं तो हम इस चीज़ की 100% गारंटी नहीं दे सकते कि हम इसको डिप्लॉय करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ये प्रोजेक्ट जो है ना बिल्कुल रेडी है, 100% ओके है, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, उनको चेक करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है कि वो एक्यूरेटली वहाँ पर डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा, डेटा एक्यूरेटली मूव हो रहा है, वो फंक्शन जो हमने परफॉर्म करवाने थे वो सारे फंक्शन एक्यूरेटली परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि हम टेस्टिंग को फर्दर वेरीफाई कर लेते हैं चेकलिस्ट के थ्रू। उसके अलावा हम जो है ना ये कंक्लूजन कभी भी नहीं दे सकते कि सॉफ्टवेयर जो है ना वो 100% रेडी है, ओके है, जब तक हम चेकलिस्ट अप्लाई नहीं कर लेते होते हैं। अगर हम कहते हैं कि बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं लेकिन ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं कि इंसान जो है, आप इंसान देखें, इंसान से डेटा एंट्री करते हुए मिस्टेक भी हो सकती है, प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, और उसकी वजह से अगर आपने वहाँ पे बैक एंड पे डेटा हैंडलिंग अप्लाई नहीं की, एक्सेप्शन हैंडलिंग अप्लाई नहीं की हुई, देन क्या होता है, आपके पास ऐसे ऐसे एरर्स आते हैं कि आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन भी क्रैश हो जाती होती है। रीज़न क्या होती है, जस्ट एक गलत बटन यूज़र के दबाने की वजह से पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश हो जाता होता है। तो उससे हम क्या करते हैं, चेकलिस्ट के थ्रू हम वो चीज़ भी वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर ह्यूमन फैक्टर की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है किसी किस्म की, तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी प्रोडक्ट इस काबिल है कि वो उसको हैंडल कर सकती है, उसको जो है ना ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकती है और उसका जो रिस्पॉन्स है उसको मैनेज कर सकती है। ठीक है, तो ये मेन रीजंस हैं कि जो हम जिसकी वजह से चेकलिस्ट को जो है ना अप्लाई करते होते हैं। उसके अलावा अगर हम रूल्स की बात करें कि जब आप चेकलिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ टेस्ट हम करना चाह रहे हैं, तो देन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, तो वो बेसिक 3 रूल्स होते हैं। एनी चेकलिस्ट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स
स्पेसिफिकेशन SRS, जो मैंने भी आपको बोला कि SRS एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है। मैं भी आपको एक सैंपल के तौर पे दिखाऊंगा भी सही कि SRS क्या होता है। तो जब भी आप चेकलिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं या लिस्ट ऑफ टेस्ट क्रिएट करते हैं तो हम ये 3 बेसिक रूल जो है ना वो फॉलो करते हैं। नंबर 1, टेस्ट इंक्लूड मस्ट कवर ऑल ऑफ द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी, कि जितनी भी प्रोडक्ट के अंदर फंक्शनैलिटीज हैं टेस्ट के जो है ना वो उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो है ना टेस्ट हो जानी चाहिए जो आप टेस्ट प्लान कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं। देयर शुडेंट बी अ सिंगल रिक्वायरमेंट लेफ्ट अनअटेंडेड, कि कोई भी ऐसी सिंगल रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए जिसको आपने क्या हो टेस्ट ना किया हो। हर किस्म की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने टेस्ट कर लेना है अपने टेस्ट के थ्रू। दूसरी बात, द नंबर ऑफ टेस्ट मस्ट बी मिनिमाइज, द मोर रिक्वायरमेंट यू कैन चेक विद वन टेस्ट द बेटर, कि आप इसमें कोशिश करते होते हैं कि जी आप जब भी प्रोग्राम जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप टेस्ट लिख रहे हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि एक टेस्ट के अंदर आपके मैक्सिमाइज जो है ना वो टेस्ट परफॉर्म हो जाने चाहिए, कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ कोड जो है ना वो टेस्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद अ सेट ऑफ टेस्ट मस्ट नॉट रिपीट द रिक्वायरमेंट बट चेक देम, कि जो हमारे पास टेस्ट है, सेट ऑफ टेस्ट है, वो रिक्वायरमेंट को क्या करे, रिपीट ना करे, कि अगर सपोज एक रिक्वायरमेंट को उसने एक दफ़ा टेस्ट कर लिया है, दोबारा उसी रिक्वायरमेंट को टेस्ट ना करे, लेकिन जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर जो है ना वो चेक करें हमारा टेस्ट के थ्रू, हम उसको टेस्ट कर लें कि हाँ जी ये ओके है या नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि व्हेन शुड अ चेकलिस्ट बी क्रिएटेड, कि चेकलिस्ट जो है ना वो कब क्रिएट करनी चाहिए। राइट बिफोर द डेवलपमेंट प्रोसेस टेक ऑफ, कि जब हमने डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना होता है बिल्कुल उससे पहले हमने क्या करना होता है, चेकलिस्ट को जो है ना वो क्रिएट करना होता है। इन द फाइनल स्टेज ऑफ द SRS क्रिएशन, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स इनपुट मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बिफोर द कोडिंग बिगिंस, कि क्वालिटी एश्योरेंस जो इंजीनियर्स होते हैं वो इनपुट जो है ना वो पहले ही ले लेते होते हैं, कि कोडिंग अभी स्टार्ट भी नहीं होती, देन हम वो कर लेते हैं सिस्टम की इनपुट जो है ना वो ले लेते होते हैं कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से इनपुट्स आएंगे, उसकी क्या क्या आउटपुट्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें पहले से जो है ना वो प्लान कर ली जाती हैं, कि ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा प्लान पहले से तैयार कर लिया जाता है। अदरवाइज यू आर थिंकिंग रिस्क, अदरवाइज यू आर टेकिंग रिस्क, क्या हम क्या अदरवाइज हम क्या कर रहे होते हैं, रिस्क ले रहे होते हैं, और जो हम एफर्ट या रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं वो फिर वेस्टलेस होते हैं। कि अगर आपने पहले से एक सॉफ्टवेयर के बारे में, एक प्रोडक्ट के बारे में पहले से प्लान नहीं किया हुआ, हर एक्टिविटी को पहले से आपने मैनेज नहीं किया हुआ, और आप क्या करते हैं डायरेक्टली एक प्रोडक्ट बनाने बैठ जाते हैं, तो देन क्या कर रहे हैं, और अगर वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन इस किस्म का रिस्क कि जो आपको लॉस की तरफ लेके जा सकता है, उस किस्म के, और आपको आइडिया भी है इस बात का कि अगर आप इस तरह से एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो क्या होगी, वो फ्लॉप होने के चांसेस उसके मैक्सिमाइज हैं, और जो है ना उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस वो बहुत ज़्यादा कम है। लाइक अगर हम कहते हैं 80-20 की रेशो है कि 80% चांसेस है कि वो फ्लॉप हो जाएगी, 20% चांसेस है कि वो जो है ना प्रोडक्ट अच्छी बन जाएगी, तो देन हम आप क्या करते थे, हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम ऐसा रिस्क फिर नहीं लेते होते। हम क्या करते होते हैं, फिर 80% अगर हमारे पास चांसेस हो कि हाँ जी ये सक्सेसफुल रहेगी, और 20% होगा कि वो फेल हो सकती है, तो देन उस केस में हम क्या करते होते हैं, हम ये चीज़ जो है ना वो देखते होते हैं कि हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। लेते हैं कि हमारे पास जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन की चेकलिस्ट हम किस तरह से बनाते होते हैं। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस वक्त कि ये मैंने आपके लिए एक सैंपल जो है ना वो चेकलिस्ट जो है ना वो जो है ना ढूंढी है, और तो एक्सट्रैक्ट किया आपकी बुक में से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रिक्वायर्ड फीचर्स हमारे पास ये मेंशन है कि हमारे पास कौन कौन से फीचर्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद फीचर जो सपोर्टेड फीचर होंगे या नॉन सपोर्टेड फीचर होंगे, पार्शियली सपोर्टेड फीचर होंगे, वो यहाँ पर हम जो है ना वो राइट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद वेंडर कमेंट्स हम यहाँ पे लिख देते होते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर जब हमने बनाने जा रहे होते हैं, या अगर हमारा सॉफ्टवेयर चेकलिस्ट हम अप्लाई कब करते हैं कि डेवलपमेंट अभी हमारी स्टार्ट नहीं होती, तो उससे पहले हम चेकलिस्ट बना लेते होते हैं। चेकलिस्ट बन गई है, अब जब चेकलिस्ट को हमने वेरीफाई करना है, इसको हमने अपने सॉफ्टवेयर को चेक करना है, तो जब सॉफ्टवेयर कंप्लीशन होती है कि डिप्लॉयमेंट से पहले हम क्या करते होते हैं, इसको वेरीफाई करते होते हैं। हम इसमें देखते होते हैं कि जी हाँ जी हमने ये चीज़ लिखी थी कि ये चीज़ होनी चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, डेवलपमेंट से पहले हमने ये चीज़ें डिफाइन कर दी थी। तो अब हम उसके बाद चेक करते हैं कि हाँ जी हैं, अगर हैं तो फिर वो सपोर्टेड है या नहीं है, या सपोर्ट नहीं कर रही हैं, या पार्शली सपोर्ट कर रही हैं हमारी प्रोडक्ट को। तो ये चीज़ें हम सारी यहाँ पे क्या कमेंट जो है ना वो चीज़ें मेंशन करते जाते हैं, और उस वक्त वेंडर अपने कमेंट पास करता है कि इसमें ये काम होना चाहिए, मजीद ये नहीं होना चाहिए, इसमें ये काम ठीक हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है वेंडर। अब ये देखें पूरी की पूरी हमारे पास क्या है, एक
चेकलिस्ट है जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि हाँ जी किस तरह से जो है ना एक प्रोजेक्ट को जो है ना हम टेस्ट कर सकते हैं। लाइक ये देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से, कंपनी लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल कि हम क्या कहते हैं पीएमओ जिसको बोलते होते हैं। तो पीएमओ कौन से हैं, ये हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं वो ये हैं जो इस्तेमाल होने चाहिए। तो इनके बारे में हम देख रहे थे। उसके बाद ऑल इन वन एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सॉल्यूशन, तो हम इसके अंदर ये जो हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। स्टेबल एंड इवैल्यूएशन इवॉल्व सॉल्यूशन कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो स्टेबल है और इवॉल्व है करंट टेक्नोलॉजीज के साथ जो है ना। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आते होते हैं, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखते होते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सारे के सारी चीज़ें हम देखते हैं जो प्रोजेक्ट से रेलिवेंट होती हैं। देन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी और क्या वो उनका हमारा सिस्टम उनको मीट कर रहा है या नहीं। उसके बाद करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर मैनेजमेंट को देखते होते हैं कि सॉफ्टवेयर का डिजाइन क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। देन उसके बाद हम क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट टीम के पास हो जाता है, वो ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते होते हैं। देन रिलीज मैनेजमेंट एंड कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन की बात करते होते हैं कि अगर हम सॉफ्टवेयर को रिलीज करें, उसकी इंटीग्रेशन करें किसी और सिस्टम के साथ, तो क्या वो उसके लिए सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। देन सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट करते होते हैं कि जो सोर्स कंट्रोल है वो मैनेजेबल है या नहीं। इश्यूज ट्रैकिंग करते होते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जिसके अंदर ये इनकी सारी चीज़ें हम टेस्ट करते होते हैं। उसके अलावा आईडी इंटीग्रेशन चेक करते होते हैं कि आईडी जो है क्या ये आपस में, अगर हम एक आईडी से दूसरे आईडी पे स्विच करना चाहें तो क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या ये सपोर्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। सो ये था हमारा स्ट्रक्चर्स और चेकलिस्ट पे लेक्चर। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑडिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर ऑडिट्स क्या होते हैं और रिव्यूज़ क्या होते हैं, किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।